तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं और इसके अंदर पुरानी परिभाषा के अनुसार माना जाता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 यानी जल के समान होता है। ऐसे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं और इनको सामान्य सूत्र CxH2O से व्यक्त करते थे। स्टार्च, शर्करा, सेल्यूलोज आदि इसके उदाहरण हैं। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट वह पदार्थ है जो कार्बनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधों के अंदर पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है पर वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जिनमें यह अनुपात 2:1 नहीं होता पर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं परंतु उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, उसके कुछ उदाहरण हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। कुछ पदार्थ जिनमें 2:1 नहीं है परंतु वे कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके उदाहरण हैं रैमनोज और डीऑक्सीराइबोज। कार्बोहाइड्रेट का संबंध उन यौगिकों से होता है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या उनके जल अपघटन से प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर प्राप्त होता है, जबकि स्टार्च के जल अपघटन से केवल ग्लूकोज मिलता है। ये रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतु के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। जो मुख्य ऊर्जा का प्राप्त करने का स्रोत हैं वो हैं शुगर एंड स्टार्च। इसके अलावा ये सपोर्टिंग टिश्यूज का भी मुख्य कंपोनेंट होते हैं। यदि इनके नामकरण की बात की जाती है तो नामकरण या वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओस लिखते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है उनको हम एल्डोस कहते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर कीटोनिक समूह होता है उनको हम कीटोस कहते हैं। उनका जो प्रीफिक्स होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर लिखा जाता है। जैसे यदि 4 कार्बन परमाणु है तो उसको हम ट्रेट्रा और ओस मिलकर के टेट्रोस हो जाएगा। यदि 5 कार्बन परमाणु वाला है तो पेंटा और ओस मिलकर पेंटोज बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुगर एंड नॉन शुगर, शर्करा व अशर्करा, या सैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। शर्करा या शुगर्स ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्रिस्टलीय होते हैं, मीठे स्वाद के होते हैं और जल में विलेय ठोस पदार्थ होते हैं। अणुओं की जटिलता और अपघटन के आधार पर इनको आगे वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर या सैकेराइड्स कहलाते हैं। सैकेराइड्स मीन्स सैकेरम यानी शुगर, लैटिन भाषा में शुगर को सैकेरम कहते हैं, और इनका एंडिंग जो है नेम वो हम ओस लगाते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हैं, हम शर्करा को क्लासीफाई करते हैं मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड में इन्हें बांट देते हैं।
तो मोनोसेकेराइड को यदि हम देखें तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n होल n होता है। यहाँ पर n = 2 to 10 तक होता है। मोनोसेकेराइड में एक ही सेकेराइड यूनिट होती है। इनको आगे हम जल अपघटित नहीं कर सकते। ये पॉलीसेकेराइड के कार्बोनिल यौगिक होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल यौगिक होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल यौगिक एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले हो सकते हैं या कीटोस, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट में यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उन्हें एल्डोज कहेंगे, यदि कीटो ग्रुप है तो उन्हें कीटोस कहते हैं। एल्डोज का मुख्य एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज, और कीटो ग्रुप वाले का फ्रक्टोज जो है वो मुख्य उदाहरण है जो कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इन्हें हमें बांटा हुआ है। और मोनोसेकेराइड के जो 6 कार्बन वाले होते हैं उनको एल्डोहेक्सोज कहेंगे, जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, और यदि 5 कार्बन वाला है और एल्डो ग्रुप है तो उसे एल्डोपेंटोज कहा जाएगा। परंतु कीटो ग्रुप है और 5 कार्बन है तो उन्हें कीटोपेंटोज कहा जाता है। और भी इनके उदाहरण हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो एल्डोहेक्सोज, इसके अलावा कीटोहेक्सोज के अंतर्गत फ्रक्टोज आ जाता है। डाइसेकेराइड में जब 2 अणु मिलकर के जो बने हुए होते हैं, मोनोसेकेराइड के 2 अणु से मिलकर के जब बड़ा अणु बन जाता है तो उसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड का जो मुख्य उदाहरण है वो है आपका सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है। इसी तरह से माल्टोज या माल्ट शुगर, इसके अलावा लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज का डाइसेकेराइड होता है। तो इस प्रकार से डाइसेकेराइड यानी जहाँ पर कि इनके अंदर कितने अणुओं की संख्या हो, मोनोसेकेराइड के 2 अणु हों। इनको एक कॉमन नाम से भी कहा जा सकता है, ओलिगोसेकेराइड। तो जब मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु जुड़ करके और एक बड़ा सेकेराइड का अणु बनाते हैं तो उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो 2 से 10 अणु ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत हो सकते हैं। दूसरी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको कि हमने नॉन शुगर की श्रेणी में डाला, तो वो नॉन शुगर टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं। ये जटिल संरचना के होते हैं, इनका अणुभार बहुत अधिक होता है और ये अनिश्चित अणुभार वाले अणु होते हैं, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो निश्चित नहीं होता है। ये अधिकांश रूप से नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। जल में ये किसी प्रकार से विलय नहीं होते हैं और ये मीठे नहीं होते हैं, और इसको जल अपघटन करने पर बड़ी संख्या में किसके अणु मिल जाते हैं, मोनोसेकेराइड के अणु मिलते हैं। तो इस तरह से यदि हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इनको नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर करते हैं। दूसरे तरीके से हम इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी कर सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर ओलिगोसेकेराइड, जिनमें मोनोसेकेराइड की 3 to 10 यूनिट होंगी, और पॉलीसेकेराइड आ जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोजन, स्टार्चेज एंड फाइबर्स भी आ जाते हैं। तो ये एक दूसरी तरह का शुगर मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में या तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में बांटा गया है, और या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बांटा गया है। तो ये क्लासिफिकेशन के इनके अलग अलग प्रकार हैं। अब हम मोनोसेकेराइड की यदि हम बात करते हैं तो इनके अंदर केवल एक सेकेराइड का अणु होता है या शुगर का अणु होता है, और इसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल। ये
हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते हैं। इनको आगे हम फिर क्लासिफाई कर देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल एंड और दूसरा टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पर। तो दो आधार पर हम इनको आगे क्लासिफाई कर देते हैं, या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है उसके आधार पर, और या दूसरा है कि कार्बोनाइल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर। तो यदि हम इनको कार्बोनाइल नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो उनके आधार पर हम बांटते हैं। यदि 3 कार्बन एटम किसी मोनोसेकेराइड में है तो उसे ट्रायोस कहते हैं। यदि 4 कार्बन एटम उपस्थित है तो उसे हम टेट्रोस कहते हैं, और यदि 5 कार्बन एटम उपस्थित हैं तो उसे पेंटा, और इस तरह से 6 कार्बन एटम होंगे तो हेक्सा लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स। और यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसमें एल्डोस, और यदि कीटो ग्रुप है तो कीटोस, और जहां पर हमने कीटो लिखा उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लेते हैं। तो इस तरह से एल्डिहाइडिक जो ग्रुप्स हैं उनको सबको एल्डोस कहते हैं, और जिनमें कीटो ग्रुप होता है तो उन्हें कीटोस कहते हैं। तो इस तरह से इनका 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो पूरा जो यदि हम मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर इस तरह से करते हैं। अब देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एल्डोस का मतलब है नंबर 1 कार्बन एटम पर CHO ग्रुप है, आगे है CHOH होल N एंड CH2OH, इसको हम क्या कहेंगे, एल्डोस। दूसरी संरचना को आप देखिए, पहले कार्बन पर CH2OH है परंतु दूसरे कार्बन एटम पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप, और इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, कीटोस कहते हैं। अगली संरचना देखें हम, नीचे लिखा हुआ है C4, यानी इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और 4 कार्बन है इसके अंदर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोट्रेट्रोज। अगली संरचना आप देखिए, चौथी संरचना, इसके अंदर का 5 कार्बन एटम है, तो और इसके अलावा इसके अंदर दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 5 कार्बन एटम और कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे कीटो पेंटोस। तो इस तरह से इनको हमने क्लासिफाई किया है। अब हम बात करते हैं, यदि मोनोसेकेराइड की संरचना को देखें तो मोनोसेकेराइड में सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड जो है वो कौन सा है, ग्लिसरैल्डिहाइड है। ग्लिसरैल्डिहाइड में एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, और एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने के कारण से इनमें 2 एनेंशियोमॉर्फिक फॉर्म होती है। ग्लिसरैल्डिहाइड को D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में 1906 में बताया था, और ये बताया था कि यदि जिसके अंदर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है उसको हम R से डिनोट करते हैं और उसे प्लस से लिखते हैं, यदि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको हम माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। तो ये दोनों कार्बन को कॉन्फ़िगरेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में सभी मोनोसेकेराइड के लिए काम में लिया जाता है। तो ये है DL डेजिग्नेशन मोनोसेकेराइड का हम किस तरह से करते हैं। इसका मतलब है कि जितने, अब उसमें देखा जाता है कि जितने कार्बन एटम एसिमेट्रिक है उसके हिसाब से 2 to the power n संख्या में इनके एनेंशियोमर पाए जाते हैं। तो D एंड L डेजिग्नेशन ऑप्टिकल रोटेशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते, ऑप्टिकल रोटेशन होना अलग बात होती है और DL नोटेशन जो है वो अलग बात होती है, जिसके बारे में आप प्रथम वर्ष में स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि हम इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं मोनोसेकेराइड्स के लिए। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, हावर्थ फार्मूला होता है
और अल्फा एनेंशियोमर और बीटा एनेंशियोमर वाला फॉर्मूला आपको इसमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो हम मोनोसेकेराइड के बारे में करेंगे। मोनोसेकेराइड में CH2OH सिंगल बॉन्ड CHO यानी ग्लाइकोल एल्डिहाइड में एक CH2OH ग्रुप है और दूसरा CHO ग्रुप है, परंतु इसको हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम मोनोसेकेराइड के अंदर नहीं गिनते हैं, क्योंकि क्रमानुसार यदि हम देखें तो ये सबसे पहला मोनोसेकेराइड माना जाना चाहिए, परंतु इसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं है, यानी इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है और ये ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता है। यह ध्रुवण अघूर्णक पदार्थ है और इस कारण से ग्लाइकोल एल्डिहाइड को हम कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक रूप से जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं वो सब ऑप्टिकली रोटेटरी होते हैं या ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होते हैं। मोनोसेकेराइडों को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ही हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा अध्ययन होगा ग्लूकोज का। तो अगले वीडियो में हम ग्लूकोज के संरचना और उनकी अभिक्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।